जल्दी बैठ जाओ। एक्सरसाइज 2 लेवल 1, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, डाउट है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये मेरे से क्या कह रहा है? व्हेन बोथ द पर्सन जंप साइमल्टेनियसली विद यू रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली। इस बार 1 बाय 1 नहीं कूद रहे हैं, कैसे? एक साथ कूद रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, ये ट्रॉली है और ट्रॉली का मास कितना है? कैपिटल एम, और इन दोनों के मासेस m1 और m2। इसका मास है m1, इसका m2। अब इधर देखो, अब बात मत करो, आपस में बात करने का टाइम खत्म हो गया। अब इधर बोर्ड पे देखना है। तो देखो ये दोनों एक साथ जंप कर गए, लेकिन इसने आपको क्या दिया गया कि किसके रेस्पेक्ट में कूदे हैं? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, यू रिलेटिव है। तो आपको पता चल गया, जब जंप करने के बाद जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी उससे रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी। तो इधर देखो, पहला पॉइंट, ये ट्रॉली है आपकी, ओके। इधर आपका m1 जंप कर गया। अभी इधर देखो, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, इधर ये m2 जंप कर गया, ओके। और इधर ये, तो मुझे बताइए, मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो पार्ट है ट्रॉली, उसकी कोई वेलोसिटी, आप लोग बताओ किधर माने, राइट माने कि लेफ्ट? अब कुछ लोग राइट बोलेंगे, कुछ लोग लेफ्ट, तो डेफिनेटली मुझे अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो एक मिनट, मैंने राइट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन वैसी रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, अब इनकी जो है वेलोसिटी आपको ग्राउंड फ्रेम में नहीं पता है, रिलेटिव वेलोसिटी पता है। तो ऐसा करते हैं, पहले इनको ग्राउंड पे मान लेते हैं, v1 और v2। तो 1 बाई 1 इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? v1 माइनस v, v1 माइनस v इक्वल्स टू व्हाट? u रिलेटिव। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? और इस ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, तो क्योंकि ये v पीछे की तरफ है, v2 आगे की तरफ है, तो योर v2 प्लस v दैट इज इक्वल्स टू u रिलेटिव। ये इक्वेशन 2, ओके। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो मुझे बताइए, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ऐसा करते हैं, राइटवर्ड प्लस मान लेते हैं। तो ये आपका m1 है, ये m2 है। तो मुझे बताइए उसका जो वेलोसिटी हमने कितना माना है? v1। तो रिलेशन आएगा m2 इंटू, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि सर 2 को 1 के साथ कैसे मान लिया? m2 इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v माइनस m1 इंटू v2। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ रहा है? और अगला रिलेशन है आपके पास v1 और v2, आप यहां पर v के टर्म में डाल सकते हैं। तो यहां से मेरा v1 कितना आ रहा है? u रिलेटिव प्लस v। तो योर रिलेशन वुड बी m2 v1, v1 की वैल्यू कितनी है वहां से? u रिलेटिव प्लस v प्लस कैपिटल M v माइनस m1 इंटू v2। v2 कितना है? u रिलेटिव माइनस v इक्वल टू, अब कितने लोग यहां से v कैलकुलेट कर लेंगे? तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। एक मिनट, एक एक करके। हाँ, क्वेश्चन में नहीं दिया है क्या? तो ऊपर है ना जो क्वेश्चन है, उसमें लिख लो कि जो ग्राउंड है वो स्मूथ है। लिख लीजिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है इसने। कहां पे लिखा हुआ है कि सरफेस स्मूथ है? तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, लिख लो वहां पे दिस इज स्मूथ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, कौन सा 9th वाला? अच्छा, सी वाला क्यों सही नहीं है? देखिए, व्हेन बोथ द पर्सन जंप साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड, तो वो कह रहा है कि आप पूछ रहे हो सी ऑप्शन ना, तो कह रहा है द ट्रॉली मूव्स टुवर्ड्स द एंड वेयर द पर्सन विद हैवियर मास इज
स्टैंडिंग। अच्छा एक बात बताओ, हैवियर मास जिधर कूदेगा उसके ऑपोजिट जाएगा, क्योंकि हैवियर वाले का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दूसरा कूदेगा लेकिन उसका कम है, m इंटू वी, और इधर और v, तो मास एक का जिसका ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 इजी है क्योंकि ग्राउंड से डिस्कशन है, लेकिन ये वाले में कैसा डिस्कशन है, रिलेटिव। क्लियर है? ओके। वीसीएम जीरो करके भी कर सकते हैं, उसका मतलब भी तो यही है भाई, आप इसको जीरो करने के लिए डिवाइडेड बाय टोटल मास करोगे ना, तो वीसीएम सेम रखने का मतलब है कि सीधा क्या करें हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। चलो जिन लोगों से हो गया वेरी गुड, कितने लोगों से हो गया, वेरी गुड। देखिए ये वो ऐसा ही क्वेश्चन है जो जिसने शूज फेंके थे दो, इस बार 1 बाय 1 इनको जंप कराएंगे, ठीक है? तो 1 बाय 1 जंप कराएंगे, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये मिटा दूं, नोट कर लिया ना सबने? क्योंकि मुझे जगह चाहिए पूरा सॉल्व करने के लिए। देखो इधर, अब पहले तो इसने दोनों का मास इक्वल कर दिया क्या? अब बात मत करो, क्या दोनों के मास इक्वल कर दिया उसने? देखो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कुछ कर दिया उसने, m, है ना? अब वो कह रहा है कि दोनों जंप कर रहे हैं लेकिन 1 बाय 1। अच्छा लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं है, तो वो ना जो पिछला 10th वाला पार्ट है ना, उसी का एक्सटेंशन है ये। तो उसने बोला पिछले में दोनों को एक साथ जंप करा दिया था, इस बार 1 बाय 1। तो ये कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि सिस्टम इनिशियली भी रुका हुआ था, ठीक है? अब हम फाइनल अगर बात करें तो 1 बाय 1 जंप कराते हैं, पहले इसको जंप कराते हैं, ठीक है? ये मेरे पास जब ये वाला इस पे है और ये वाला जंप कर जाएगा, ये वाला जंप कर गया, एक मिनट इधर देखो, मैंने माना कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2, ओके? तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, एक तो ट्रॉली की वेलोसिटी के बारे में ही है सारी कैलकुलेशन, है ना? तो ये v1 है और ये v2। अच्छा ये दोनों एक साथ हैं अभी, तो यहां से पहले मुझे बताइए v1 प्लस v2 किसके बराबर है, u रिलेटिव। तो v1 प्लस v2 u रिलेटिव के बराबर है। अच्छा यहां से मेरा पर्पज है v2 निकालना, क्या निकालना? और अगर पर्सन का पूछा तो v1 भी निकालेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, फिर ये हमारा एक सिस्टम बनेगा, फिर इसके लिए कैलकुलेशन अलग से होगी। तो अभी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2। अगर मैं इसको प्लस में लिखता हूं तो उसको माइनस स्मॉल m v1। तो मेरा पर्पज है v2 निकालना, तो यहां से v1 किसके बराबर है, u रिलेटिव माइनस, तो v1 इक्वल्स टू u रिलेटिव माइनस v2। यहां पर v1 रखते हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2 माइनस ऑफ m। अच्छा v1 कितना है, u रिलेटिव माइनस v2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहां से v2 आ रहा है कितना, स्मॉल m u रिलेटिव अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। पहले ये तो सबका आ गया होगा। अच्छा ये v2 प्लस आना क्या शो करता है, जिधर मैंने माना है उधर ही ये जाएगा। पहला पार्ट तो सबको क्लियर, ठीक है? इसके बाद सेकंड जो जंपिंग है उसके लिए आपका नया सिस्टम बना लो, वरना क्या पता है, अगर आप पूरे को एक सिस्टम मान के चलोगे तो ये तो जा ही रहा है ना, तो हम इसको हटा देते हैं, इसको जाने दो। अब हम इसको सिस्टम ले लेते हैं, तो मेरे पास ये पर्सन स्मॉल m अलोंग विथ कैपिटल M, और इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है अभी। अब हमने इसको जंप करा दिया, तो जंप कराने पर ये पर्सन इधर जंप मारेगा, तो मैंने मान लिया कि v3 है और इसको क्या मान लिया, v4। याद रखना ये assumptions हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो कुछ भी। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जंप लेफ्ट में किया है u रिलेटिव से, तो योर रिलेशन ओवर हियर v3 माइनस v4 इज u रिलेटिव। सही बात है, ये जो ध्यान रख लेगा क्वेश्चन उसका सही होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या मान ले, प्लस, तो इसका मोमेंटम है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2। क्या कहते हो, दैट इज इक्वल टू, अब इधर प्लस माना है
तो सभी इधर लिखाए हुए हमने। तो ये स्मॉल m इंटू V3 प्लस कैपिटल M इंटू V4। आपका पर्पस क्या कैलकुलेट करना है? V4। तो V4 निकालना है तो पहले यहाँ पे V2 की वैल्यू रख देते हैं। कितना आएगा V2 रखने पे? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल m u रिलेटिव अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। एक मिनट, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m। V3 चाहिए कि V4? हमें V4 चाहिए, तो वी विल एलिमिनेट V3। V3 इज हाउ मच? u रिलेटिव प्लस V4 प्लस कैपिटल M इंटू V4। इतना समझ में आया? तो यहां से आपको देखिए V4 की वैल्यू एस्टिमेट हो जाएगी कितनी? स्मॉल m कैपिटल M, एक मिनट को इधर लिख देता हूं मैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू u रिलेटिव अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। एक मिनट इधर देखो ध्यान से, फिर माइनस ऑफ एम यू रिलेटिव, यही है क्या? ये वाला एम यू रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V4। ये बताओ यही है ना? अच्छा क्या हुआ, कुछ गड़, कहाँ स्मॉल m आएगा? यहाँ पे भी ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पर एक स्मॉल m यू रिलेटिव भी है। इधर देखिए ये है ना, सॉरी ये वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकाले हम लोग? V4। तो स्मॉल m यू रिलेटिव तो आ रहा है कॉमन, ओके, और इसको कॉमन लेने के बाद इससे डिवाइड करने पर ये आ रहा है 1 अपॉन कैपिटल M प्लस 2m माइनस 1 अपॉन कैपिटल M प्लस m, दैट इज V4। अब एक मिनट रुक जाओ, इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। बताइए ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये चीज नेगेटिव है ना? नेगेटिव है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नेगेटिव है, यानी V4 हमने उधर माना है लेकिन आया राइट में। तो आंसर क्या है? जो जिधर पहला कूदा था उस तरफ हमारा ट्रॉली जा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास? बी ऑप्शन, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु जंप्स फर्स्ट। समझ में आई बात? और लास्ट ऑप्शन द फाइनल वेलोसिटी, डेफिनेटली आप समझते हो कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो आपको आंसर में इसका क्या देना है? मॉड, और जाएगा वो उस तरफ राइट साइड में। हाँ तभी तो मैंने किया है। अगर कोई लॉजिक होता तो मैं उससे, मैं आपको लगता है मैं इतना करूंगा? अगर मेरे पास कोई लॉजिक हो एक लाइन में बताने का तो मैं इतना लेंथी करूंगा क्या क्वेश्चन को? नहीं, फील से कर दिया आपने। नहीं आप खुद सोचो, अगर मुझे पता हो कि कोई ऐसा लॉजिक है कि फटाफट हम बता सकते हैं तो फिर तो हम उधर से जाएंगे को सॉल्व करने के लिए। अब जब मैथमेटिकली करना है तो ये है। हाँ इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ये ध्यान रखना। ओके, इसके बाद 11th के बाद कौन सा क्वेश्चन था? ओके, क्वेश्चन नंबर 19। डाउट है? चलो पहले ये किसी को नोट करना है तो बहुत जल्दी से नोट करो, ठीक है? फास्ट इक्वेशंस लिख लो, फिर सॉल्व अपने आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 19, पता है ये किस पर बेस्ड है? इधर M1 नहीं M1 M2 और F लगाया था जब आपने सी फ्रेम में जाकर क्या किया था। तो अभी देखते हैं, ये उसके जैसा क्वेश्चन है पूरा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं उसको हम देखेंगे। तो ये नोट कर लिया सबने? तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इधर देखो, पहले ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना 19th में, बहुत भयानक सा, पहले उसको रिड्यूस कर देते हैं। इधर F है क्या? बताओ। तो ये घूम के इधर से इधर, यानी इस ब्लॉक पे जो यहां पर टेंशन आएगा वो F के बराबर होगा। तो ये F डायरेक्ट इधर आ गया। इधर क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। इधर एक और ब्लॉक है, कितना वैल्यू है उसका? 2m। और बताइए यहां से ये ऐसे कनेक्टेड है ना, तो यहां पर कितना टेंशन है? क्या 2f के बराबर है? तो दैट मींस 2f हैज बीन ट्रांसफर्ड ओवर हियर। ओके, तो आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ऊपर वाला सिस्टम भूल जाओ। अब आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अगर आप क्वेश्चन देखें M1 M2 और F वाला, ये वही टेक्निक है यहाँ पे।
तो क्या टेक्निक थी, सी फ्रेम में गए थे, फिर वहां दोनों को रोक दिया था बाद में, तो फाइनली मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया था। तो यहाँ पर जो सी फ्रेम है, आपको कोई फॉर्मूला याद करने का फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सेंटर ऑफ मास इज एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड दैट ACM इज योर 2F माइनस F अपॉन 3m, दैट इज F बाय 3m। इसके बाद सबसे पहला काम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट किया। कन्वर्जन में आपको पता है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा, तो यू हैव टू अप्लाई दिस स्यूडो फोर्स। तो इधर F है, इसका मास m है। एक मिनट इधर देखो, ACM लेफ्ट में, तो इधर स्यूडो फोर्स राइट में, कितना m इंटू ACM। m इंटू ACM किसके बराबर है, F बाई 3। इधर कितना लग रहा है 2F, इसका मास है 2m, और इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बताइए, राइट, 2m इंटू ACM। तो 2m इंटू ACM किसके बराबर है, 2F बाई 3। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज है, 2F माइनस 2F बाई 3, इन दोनों का रिजल्टेंट भी लेफ्ट में है 4F बाई 3, और इधर भी F प्लस F बाई 3 होना भी चाहिए ये। तो ये किधर आएगा 4F बाई, क्योंकि सी फ्रेम है ना, तो सी फ्रेम से नेट एक्सटर्नल फोर्सेस 0 दिखने चाहिए। तो अगर वो नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो लगाने के बाद 0 दिखने चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो 4F बाई 3, 4F बाई 3। इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये एक्सटेंशन में जाता है, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करता है, फिर रिटार्ड होकर रुकता है, फिर वापस आता है, फिर यहीं रुक जाता है, अंदर नहीं जाता है। तो ये सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, मान लो इधर से कितना गया x1, इधर से ये x2, और दोनों एक साथ रुकेंगे, ये m और ये 2m, दोनों एक साथ रुकेंगे, क्योंकि आप किस फ्रेम में खड़े हो, सी फ्रेम में, और जहां रुकेंगे वही मैक्सिमम एक्सटेंशन है। अब इस बार क्योंकि दो फोर्सेज हैं, स्यूडो फोर्स F और 2F, इन सब का वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टोटल एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेटिव अदर्स ये सब है ना, तो इन सबको मिला के 4F बाई 3 कर दिया हमने। तो दिस इज योर 4F बाई 3 इंटू x2, प्लस इधर 4F बाई 3 इंटू x1 इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो फाइनल में काइनेटिक तो 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 प्लस x2। आप एक चीज नोटिस करो, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन एज इट इज है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2। एक तरफ की वैल्यू मतलब, हाँ 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 हाँ, तो आपको पता है ना दोनों तरफ बराबर ही आएगा तभी तो 0 होगा। तो एक तरफ 4F बाई 3 है तो दूसरी तरफ भी नेट 4F बाई 3 होगा, लेकिन स्यूडो फोर्स इंक्लूड करने के बाद, क्योंकि ये फ्रेम इनर्शियल नहीं है, तो आप स्यूडो फोर्स के बगैर नहीं बात कर सकते, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये तो वही है सिंपल हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर वाला। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 में कोई डाउट है? 21 का सी, ये क्या कह रहा है कि the two blocks are this and connected and they are given the initial velocity, okay। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, सी में the spring will have the maximum extension when A and B both stops। एक मिनट, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है कि नहीं ये बताओ। नहीं, चेक करो, इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फाइनली वेलोसिटी सेम करते हैं क्या, तो फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम करते हैं। तो अगर इनिशियल VCM 0 नहीं है तो फाइनल वो वेलोसिटी VCM के बराबर आएगी। हाँ, अगर इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 होता
तो फिर वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों स्टॉप होते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम होने का मतलब जीरो आ जाती। लेकिन ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है कि हमेशा जीरो होगा, वो तभी जीरो होगा अगर यहाँ सिस्टम का मोमेंटम जीरो होता। भाई आप ये बात समझते हो ना, फाइनली दोनों सेम से चलेंगे। तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो सेम वेलोसिटी करने पर दोनों का मोमेंटम जीरो होगा, तभी वैल्यू आएगी। यस और नो? नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक मिनट, इधर ऑनलाइन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है टू कार्ड्स ए एंड बी ऑफ दिस, एक मिनट, इनके बीच में ये फोर्स लगने वाला है, स्प्रिंग फोर्स। तो सिंपली आपके लिए एक ऐसा सिस्टम है, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा, जब तक ये अंदर आएंगे तब तक तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कार्ड, एक मिनट, V1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड V2 जीरो। तो मेरे पास आ रहा है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द कार्ट इज मिनिमम। क्या आपको पता है कि अगर सेपरेशन इनके बीच का मिनिमम है तो ये वो मोमेंट होगा जब वेलोसिटी इनकी सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी। तो ये कह रहा है ए ऑप्शन, द कार्ट बी विल स्टिल एट रेस्ट। गलत बात है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। फिर कह रहा है बोथ कार्ट हैव दिस सेम मोमेंटम, सेम वेलोसिटी और मास डिफरेंट। तो मास डिफरेंट है इसलिए मोमेंटम भी डिफरेंट होगा, वेलोसिटी सेम मोमेंटम डिफरेंट। फिर सी ऑप्शन कह रहा है बोथ कार्ट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, नहीं आएगा, हाफ एम वी वी स्क्वायर होता है, तो वी सेम है, मास अलग है, तो डेफिनेटली। तो लास्ट कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज एट मिनिमम। ये बात सही है, क्योंकि इधर सुनो, काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सीएम एंड ऑफ सीएम। तो आपको पता है क्या कि जिस समय पर मिनिमम सेपरेशन आता है उस समय पर विद रेस्पेक्ट टू सीएम काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, इस वजह से उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई। नहीं, डायरेक्शन भी सेम होगी, फिर वेलोसिटी सेम होने का मतलब है कि अगर मास सेम है तो मोमेंटम भी सेम ही होगा, इवन मैग्नीट्यूड और इवन डायरेक्शन में। हो गया ये? और कुछ दिया था? इसका मोमेंटम नहीं, नहीं बोल सकते ऐसे, क्योंकि आपको पता है ना, हमने आपको सिखाया था मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी सिचुएशन है। चले आगे। तो लास्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इम्पल्स का। बताना जरा लास्ट कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, देखो एक पार्टिकल है, पहले ये दो डायग्राम बना लो। ओके, मैं कुछ इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि हमारा टाइम बचेगा। एक तो पार्टिकल का जो मास है, पार्टिकल का मास 5 किलोग्राम है, ओके, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज योर 5 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड। ओके, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है। और उसके ऊपर आप ऐसा भी मान सकते हो कि एक फोर्स लग रहे हैं, ये उसके दो कंपोनेंट है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। यस और नो? उसका आपको ग्राफ दिया गया है, एफ एक्स वर्सेस टी और एफ वाई वर्सेस टी, आपको ग्राफ दिया गया है। ओके, तो लिखे फाइंड आउट the velocity of the particle
Find out the velocity of the particle up to velocity of the particle up to 10th second. ठीक है, और दूसरा लिखे find out the work done by these forces. Find out the work done by these forces for 0 to 10 second. For 0 to 10 सेकेंड जो भी फोर्स लगा इनका वर्क डन भी चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, किसी पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का इंपल्स उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो मेरे पास इक्वेशन ये होनी चाहिए, देखिए इंपल्स ऑफ नेट फोर्स इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इधर देखिए इंपल्स एक इसका भी है और इसका भी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इंपल्स? तो इनको ढंग से डील करेंगे। अच्छा, आपको पता है एफ डी टी को इंटीग्रेट करने से इंपल्स आता है, और वो आपको इस फंक्शन में अगर देखा जाए तो वो इंटीग्रेशन आपको एरिया दे देगा। तो मुझे बताइए पहले वाले फोर्स का इंपल्स कितना है, इसका एरिया कितना है? हाफ ऑफ 5 इंटू 10। क्या कहते हो? एक मिनट, ये है इसका इंपल्स, बट इसके साथ वेक्टर है, ये आई कैप का है, आई कैप का, प्लस दूसरा इंपल्स कितना? दूसरा इंपल्स एफ वाई माइनस 10 इंटू 10, लेकिन ये तो जे कैप है, समझ में आ रहा है? एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस, तो एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। पहले बताओ ये बात सबको क्लियर है कि जो टोटल मोमेंटम है इसके ऊपर वो इसका टोटल इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसने कुछ इंपल्स दिया, इसने कुछ इंपल्स दिया और मिलाकर ये आया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कितना है? 25 आई कैप, 25 आई कैप माइनस कितना? 100 जे कैप, दैट इज इक्वल टू, इसका मास कितना है? 5। वी फाइनल आपको पता नहीं है, वी इनिशियल 5 आई कैप, 5 आई कैप। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है कितनी? 5 आई कैप, और इधर इसको इधर ले जाएं तो इसको सॉल्व करो, ये 5 से डिवाइड करने पे आएगा 5 आई कैप माइनस 20 जे कैप, एक मिनट, और प्लस 5 आई कैप। एक मिनट इधर देखो, पहले ये आ रहा है क्या फाइनल वेलोसिटी, इसको 5 से डिवाइड कर दिया और इसको इधर ले गए, तो 5 आई कैप प्लस दिस। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी फाइनली इस सिस्टम में कितनी आ गई है? दैट इज 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। अब समझ लो ये सारी कैलकुलेशन किसके साथ चल रही है? टाइम के साथ। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता था कि एक्स का इंपल्स कितना है और वाई डायरेक्शन का इंपल्स कितना है, और वी फाइनल आपने एस्टिमेट कर लिया इतना। ओके, जबकि अभी आपको पाथ वाथ का कुछ आइडिया नहीं है कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैंने इस जो दोनों फोर्स लगे थे टोटल, इन सब का वर्क डन पूछा था। तो आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम अभी भी वैलिड है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। तो ऑल फोर्सेस पता नहीं है तो डेल्टा के नहीं पता है, मतलब उनका वर्क डन नहीं पता है, तो हम इधर से निकाल रहे हैं कितना? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। कितना आएगा? हाफ, और एम कितना है? 5। अच्छा, वी फाइनल अंडर रूट 100 प्लस 400 का होल स्क्वायर, ये तो हुआ फाइनल स्पीड का स्क्वायर, माइनस इनिशियल 5 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो? तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आएगा, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू ये कितना है? 500 माइनस 25, 475 जूल। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। देखो, जब क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे वर्क डन पूछेगा ना तो आपका माइंड एफ डॉट डी आर की तरफ घूमेगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको किधर घुमा के लाना है? क्योंकि एफ और टी का फंक्शन दिया है,
तो आप वहां से चेंज इन मोमेंटम करके उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, और फिर वहां से डेल्टा के का प्रोसेस आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इम्पल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, हाँ हाँ, मल्टीप्लीकेशन हाथ से करो। हाँ जो भी है वो, ये सब ये बात करने वाली चीज ही नहीं है, इस पे हम थोड़ी बात कर रहे हैं। ये तो जो आएगा वो आ जाएगा। देखिए एक स्टूडेंट कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया। बेटा एरिया की डायरेक्शन नहीं है, एरिया का साइन है। अगर वो ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। तो यहां पर देखिए इस एरिया को हमने माइनस कंसीडर किया है क्योंकि फोर्स नेगेटिव में है, इधर वाला पॉजिटिव में था तो हमने इसको प्लस में कंसीडर किया। लेकिन एक एफ एक्स है और दूसरा एफ वाई है, इसलिए एक का कोफिशिएंट आई कैप है, दूसरे का कोफिशिएंट जे कैप है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे पास इधर देखो एक पार्टिकल है। अब मैं ना इस पे एक ऐसे फोर्स लगा रहा हूं जो इंपल्सिव है। मान लीजिए पार्टिकल आपका 2 किलोग्राम का है, ओके, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब मान लो किसी तरह से ना मैंने इसको हिट किया, हिट करके इंपल्सिव इवेंट करा दिया। ठीक है, इंपल्सिव मतलब बहुत कम टाइम में सारी गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो मैंने ना इसको इधर से एक इंपल्स दिया, एक इंपल्स इधर दिया जिसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन इंटू सेकेंड, और एक इंपल्स इसके परपेंडिकुलर दिया। ओके, ये इंपल्स इसको I1 बोल देता हूं, इसको I2 बोल देता हूं। ये मान लीजिए 20 न्यूटन इंटू सेकेंड है। ओके, ये है 30 न्यूटन इंटू सेकेंड, और ये क्या, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? ठीक है, तो मैंने यहां पर इस पार्टिकल पे दो इंपल्स दिए हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट और एक उसके परपेंडिकुलर। ये इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम में दिख रही है कि दो इंपल्स लगे हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट लगा है और एक उसके परपेंडिकुलर लगा है। एकदम झटके से दिया है हमने ये चीजें, यहाँ कोई टाइम वाइम नहीं है, डायरेक्ट हमने आपको क्या दे दिया, इंपल्स कितना लगा। ठीक है, तो लिखो फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, find out the final velocity of the particle and work done ब्रैकेट में लिख लेना टोटल वर्क डन by impulse, total work done by impulse। देखो एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन में पूछा कि सर इंपल्स इंपल्सिव फोर्स है क्या? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। इंपल्स एफडीटी होता है और इंपल्सिव फोर्स फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स इंपल्सिव होता है जिसका एफडीटी लार्ज होता है। तो यहाँ पे हो सकता है मैंने जो ये दो हिट किए ना, किसी हिटिंग फोर्स से किए हैं और ये दोनों इंपल्स इसके ऊपर लग गए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, तो पहले मुझे एक बात बता सकते हो, एक इंपल्स इस डायरेक्शन में है तो एक ये चाहेगा और ये चाहेगा, ये दोनों मिलके इसका मोमेंटम चेंज करेंगे। तो मैंने क्या किया,
मेरा जो पार्टिकल है ना उसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने एज्यूम किया एक तो इधर v1 और इधर v2। अब इस बार हम लोग आई कैप जे कैप में नहीं करके ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उसने दिया है वैसे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताइए एक्स डायरेक्शन के हिसाब से सारी जिम्मेदारी इसकी दिख रही है और वाई डायरेक्शन में ये दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स मतलब इनिशियल डायरेक्शन जो है ये वाली, इसको अगर मैं एक्स बोलता हूं तो मेरे लिए एक्स डायरेक्शन में क्या कैलकुलेशन होगी? एक्स डायरेक्शन में आपको पता है सिंपल कैलकुलेशन होता है इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल। इस पार्टिकल पे दो इंपल्स हैं, आप चाहो तो पूरा नेट इक्वेशन लिख सकते हो, बट मैं इस बार कंपोनेंट से कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? पिछले वाले में वेक्टर पूरा लगा दिया था, इस बार कंपोनेंट से। दोनों तरह से आपकी हैबिट पढ़नी चाहिए। तो मुझे बताइए इस डायरेक्शन का इंपल्स इस डायरेक्शन के चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इधर नेट इंपल्स इस डायरेक्शन के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो इधर बात कर रहे हैं, तो बताइए इंपल्स कितना है? 30। अच्छा 30 इधर है क्या? तो मैंने उसको नेगेटिव मान लिया, तो मेरा ये तो 30 हो गया। m इंटू वी फाइनल, वी फाइनल कितना? v1 मैंने राइट में माना है, माइनस m इंटू 2, यस और नो, और m की वैल्यू भी 2 है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये है -30 इक्वल्स टू m कितना है 2, v1 माइनस 2। ये दोनों प्लस में आ रहे हैं क्योंकि राइट में माना हुआ है, ये राइट में है और वो राइट में माना हुआ है, और इधर से -30। तो यहां से अगर हम v1 सॉल्व करें तो देखो कितना आ रहा है v1, v1 आ रहा है -13 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इस इंपल्स ने इसकी वेलोसिटी अपोजिट कर दी है एक झटके में, तो ये v1 इधर ना आके अपोजिट आ रहा है। अब दूसरा हम बात करें परपेंडिकुलर टू एक्स, दैट मीन्स आप कह सकते हो आप y डायरेक्शन में बात कर रहे हो। इतना लेंदी क्यों लिखे, इसका नाम रख दो क्या? y। तो वी आर डिस्कसिंग इन y डायरेक्शन। तो बताइए y डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनाता हूं? इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस, एक मिनट, इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल। बताइए इंपल्स कितना ऊपर की तरफ? 20। चलो उस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, तो ये हो गया 20 इक्वल्स टू पी फाइनल, पी फाइनल ऊपर की तरफ m इंटू v2, और माइनस इनिशियली 0 था, तो दैट इज m इंटू v2 इज हाउ मच? 20। m इंटू v2 इज 20, तो m आपका 2 है, तो v2 कितना? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो इधर देखो ये जो इंपल्सिव घटना हुई dt टाइम में, दो इंपल्स लगे, उन्होंने मिलकर इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसी कर दी? ऊपर तो कितना? 10 मीटर्स पर सेकेंड, और लेफ्ट साइड में कितना? 13 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस पार्टिकल की अब कोई वेलोसिटी आपसे पूछे तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस फाइनल वेलोसिटी इज अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। समझ आता है? तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। एक मिनट बात नहीं, फाइनल वेलोसिटी आ गई एज अ मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने पूछा कि इन दोनों ने मिलकर कितना वर्क किया। ध्यान से सुनना, ये इंपल्सिव थे, फटाफट बहुत dt टाइम में आके इतना इंपल्स दे गए थे। ठीक है, लेकिन अब हम आपसे इनका वर्क डन पूछ रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा दिखे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन इंपल्सिव फोर्स dt टाइम में भी क्या कर देते हैं? वर्क परफॉर्म कर देते हैं। तो क्या इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में अगर कुछ चेंज आया है, तो क्या वही वर्क डन बाय दीज इंपल्सिव फोर्सेस है? तो हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। कितना डेल्टा के? हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का। तो हाफ m की वैल्यू 2, v फाइनल 269 माइनस 4। ये आपका आंसर आ गया, वर्क डन बाय दिस। ठीक है, हाँ एफ डॉट नहीं होता है, एफ डी टी। हाँ डॉट नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं अपन? मल्टीप्लाई है।
इम्पल्स क्वेश्चन ने दे दिया ना डायरेक्ट, उसने सीधा F इंटू dt का मल्टीप्लीकेशन दे दिया। इम्पल्स देने का मतलब क्या, उसने आपको सीधा F इंटू dt पूरा दे ही दिया है। कितना, क्या डायरेक्ट रिजल्टेंट लेके? हाँ हाँ डायरेक्ट है, फिर आई कैप जे कैप लगाना पड़ता, तो आप कर सकते हो। कोई डाउट? डायरेक्ट मतलब वो ये कह रहा है कि सर अगर मैं इसको आई कैप बोल दूं, इसको जे कैप बोल दूं, तो मेरा नेट इंपल्स हो जाएगा -30 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और इधर इसको लिख दिया 2 आई कैप वेलोसिटी, तो सीधा एक वेक्टर इक्वेशन से सीधी वेलोसिटी नेट ही आ जाएगी। मैंने आपको ये सिखाया है कि आप कंपोनेंट्स की तरह भी डील करना सीखे, क्योंकि हम कब क्वेश्चन में क्या टेक्निक लगाएंगे, तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में नेट से कर दिया, अभी कंपोनेंट से कर दिया है। चले आगे। तो देखो अभी जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो इसमें वो आपको इंपल्स बता रहा है। अब क्या होगा, कुछ सिस्टम्स ऐसे आएंगे आपके सामने जहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब आपको पूरा जस्टिफिकेशन करना है उसका। ठीक है, तो देखो कल हम लोगों ने जाते जाते कुछ पॉइंट्स पे बात किया था कि एक तो एमजी नॉन इम्पल्सिव होता है, स्प्रिंग नॉन इम्पल्सिव होता है, लेकिन जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो कोलिजन के फोर्सेस है वो इम्पल्सिव होते हैं। तो मैं आपको अब ये बताऊंगा कि हमारा टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, ये तीनों क्या होता है कि ये कभी इंपल्सिव भी हो सकते हैं और कभी नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं। तो कैसे आप पता लगाएंगे कि कब इंपल्सिव है और कब नॉन इंपल्सिव, फिर हम लोग उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे बता दो यहां तक का सबको क्लियर है और नोट कर लिया क्या? तो टेंशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल ये अपने हिसाब से एडजस्ट होते हैं। देखो कैसे एडजस्ट होते हैं, इसको मिटा दूं क्या? देखिए सबसे पहली बात करते हैं टेंशन की। देखो बहुत आराम से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये जानना चाहते हो कि टेंशन कब इंपल्सिव है और कब इंपल्सिव नहीं है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ना, मतलब ये जो एस्टिमेशन है, ये एज पर मजबूरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपके पास दो कंडीशन है, इधर बताना, इधर ना आपने थ्रेड से एक पार्टिकल को बांधा हुआ है, इस पे अभी टेंशन लग रहा है ना? ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। मैंने ना इधर से इसको किसी पार्टिकल से हिट किया, ये हिट शब्द क्या बता रहा है पता है? कि एक तो इम्पल्स आया है इस पे, मतलब ये हिट करना ये शो कर रहा है कि इस बॉडी पे एक इम्पल्स। अच्छा, इस इम्पल्स से अगर ये अकेला इम्पल्स हो तो ये इम्पल्स क्या चाहेगा कि मैं इसके हिसाब से इसको रेस्पॉन्ड करा दूं। मान लो आपने यहां से लात मार दिया इसको जोर से, तो कितने लोगों को दिख रहा है ये उड़ेगा? फिजिक्स में दिखता बहुत जल्दी है। तो देखो आपने यहां से एक मिनट किक मारा, ये एकदम से उड़ने वाला है। पता है यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे आपने लात मारा है ना इसको, तो ये जो टेंशन है, यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। या हम ये कहें कि ये जो ब्लॉक है ना ये ऊपर उड़ सकता है, रस्सी उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करने वाला। क्यों? रस्सी स्लैक हो जाएगी भाई। अगर एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, बट अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए क्लास का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हाई होना चाहिए। इस साल भी जेईई एडवांस में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो देखो यहां से आपने हिट किया इसको, क्या आपको लगता है ये ब्लॉक, ये बॉल ऊपर उड़ना चाहेगा? तो चलो हिटिंग फोर्स का इंपल्स dt टाइम के लिए आया, बहुत लार्ज है। अच्छा, इस पे एक वेट भी है क्या? वो तो बहुत नेग्लिजिबल है, उसको भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हिटिंग फोर्स क्या चाहता है, पहले अभी टेंशन को मत सोचो। हिटिंग फोर्स चाहता है mg का, तो नेग्लेक्ट कर दिया। हिटिंग फोर्स चाहता है यूं उड़ा दें, तो रस्सी कोई इसको दिक्कत करेगी क्या? नहीं। तो याद रखना इस कंडीशन का जो यहाँ टेंशन है ये नॉन इम्पल्सिव है, मतलब उसका टीडीटी बहुत स्मॉल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जब आपने ये हिट किया ना, तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम है उसमें तीन चीजें दिख रही थी आपको, mg दिख रहा था, आपको टेंशन दिख रहा था, और एक हिटिंग फोर्स दिख रहा था। तो mg भी उड़ जाएगा और टेंशन भी उड़ जाएगा, क्योंकि dt टाइम में ये कुछ भी गड़बड़ी, क्योंकि ये इंपल्सिव नेचर के, तो इसके उड़ाने की जिम्मेदारी किसकी? हिटिंग फोर्स की।
क्या इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है? तो जिधर हिट किया उधर ही उड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो टेंशन इन दिस केस, टेंशन इज नॉन इम्पल्सिव। एक मिनट, अब हम इधर बात करते हैं। आपने ऐसे हिट किया, अब दिक्कत है, हिट करके देखो इधर से ऐसे, तो देखो ये जो रस्सी है हम मान रहे हैं अभी नहीं टूटी है, तो क्या आपको लगता है ये हिटिंग फोर्स इसको झटके से नीचे क्यों ले जाना चाहता है? ऐसे ले जाना चाहता है। पहले टेंशन को भूल जाओ, एमजी को तो भूलना ही है डीटी टाइम के लिए, टेंशन को भी भूल जाओ। क्या आपको लगता है ये इसको यूं लाएगा, आने देगा रस्सी? तो इसका मतलब जितना तेजी से वो उसको ले जाना चाहता है उतनी ही तेजी से टेंशन उसको जाने नहीं देगा। तो यहाँ एक मजबूरी का एस्पेक्ट डेवलप हो गया। तो ये टेंशन किस तरीके का है? इंपल्सिव। वो डीटी टाइम में गड़बड़ी करेगा। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन परपेंडिकुलर टू थ्रेड देगा, और उसको परपेंडिकुलर टू थ्रेड क्यों? क्योंकि अगर थ्रेड के अलोंग कोई कंपोनेंट है तो ये तो फिजिबल ही नहीं है, या तो रस्सी टूट गई हो तब पॉसिबल है, और नहीं टूटी है तो इसकी वेलोसिटी थ्रेड के, तो पता है उधर से जितनी जोर से उसको नीचे ले जाने की कोशिश होगी टेंशन भी उतनी जोर से आके उसको जाने। तो इधर से आप हिट करेंगे ना, ऐसे ऐसे हिट करोगे तो टेंशन भी ऊपर आएगा एकदम से तेजी से, लेकिन जाएगा ये ऐसे ही। तो ये टेंशन किस नेचर का है? यहाँ पे अब ये टीडीटी नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो टेंशन का जो इंपल्स है, तो यहाँ पर टेंशन किस नेचर में शामिल हो गया? तो क्या ये कुछ मजबूरी जैसी चीज नहीं दिख रही है? यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, उड़ने देगा रस्सी को, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। लेकिन इस केस में रस्सी को दिक्कत है, या तो रस्सी टूटेगी, समझ रहे हो, और वो टूटेगी भी इसीलिए कि वो इंपल्स बहुत ज्यादा होगा। अगर रस्सी नहीं झेल पाई उस टेंशन के अमाउंट को तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर रस्सी झेल गई तो फिर ये पार्टिकल की हिम्मत नहीं है कि ये अलोंग द थ्रेड चला जाए, इसको जाना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू थ्रेड। इतना समझ में आया? हाँ करेगा ना, वही तो बोल रहा हूं मैं। एक मिनट, वही तो मैं बोल रहा हूं, एक मिनट, वही मैं बोल रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी थ्रेड के परपेंडिकुलर, थ्रेड के परपेंडिकुलर। हाँ किसने कहा टेंशन नीचे लग रहा था? टेंशन हमेशा ऊपर ही लग रहा था। हाँ एक मिनट, टेंशन अब ऊपर लग रहा था, अब बात करते हैं। हाँ अब तुम्हारा क्वेश्चन खुद ही खत्म हो गया। तो देखो सोचोगे तो जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। एक मिनट, टेंशन इंपल्सिव है, उधर नॉन इंपल्सिव है, इधर इंपल्सिव है, किसी को डाउट है? क्लियर है? हाँ आपका डाउट? एकदम परपेंडिकुलर लगाएं तो सुनो, टेक्निकली अगर एकदम परपेंडिकुलर लगाएं, क्वेश्चन अच्छा पूछा है उसने, इधर लगाएं तो या तो ये रुका रहेगा, और या फिर रस्सी अगर टूट सकती है तो टूटेगी, वरना रुका रहेगा, वरना रुका रहेगा, क्योंकि टेंशन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, रस्सी टूटी नहीं है, तो कंस्ट्रेंट तो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता कि आप कह दो कि सर इधर चला जाएगा, तो वो पॉसिबल, और इधर के लिए कोई इंपल्स बचा नहीं है। हाँ टेंजेंशियल कैसे? हॉरिजॉन्टल बात करते हैं। देखो एक अपने आप एक और डाउट बताया इन्होंने, हालांकि वही मैं अभी डिस्कस करने वाला था। इधर देखिए, एक मिनट, इधर मैंने फोर्स लगाया, हिट, मुझे नहीं लगता कि रस्सी को कोई मजबूरी है। क्यों? एक मिनट, मैंने क्या बोला था? पहले टेंशन को भूल जाओ, एमजी को भी भूल जाओ, तो ये हिटिंग फोर्स इसको वेलोसिटी थ्रेड के परपेंडिकुलर देना चाहता है, और थ्रेड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेने से थ्रेड को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी जो आपका टेंशन है दैट इज नॉन इंपल्सिव इन नेचर। तो टेंशन कैन बी इंपल्सिव, कैन बी नॉन इंपल्सिव। हाँ हाँ रस्सी स्लैग थी, हाँ हाँ हाँ, तो इंपल्सिव है। हाँ जैसे ये क्या कह रहा है देखो, अब एक मिनट, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, अब इसमें आप खुद अपने आप सोचोगे अलग अलग वैरायटी में, कोई हमेशा ऐसा ही नहीं होगा, कोई अलग सिचुएशन हो सकती है, आपको सोचना है कि वो इंपल्सिव होगा या नहीं। तो इसने एक कंडीशन ये दिया कि सर एक रस्सी है, मैंने उसका एक एंड पकड़ा हुआ है, अभी रस्सी स्लैक है,
और इस बॉल को मैंने ऐसे नीचे फेंक दिया, तो जब तक वो आराम से जा सकता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे उसकी लेंथ आ जाएगी तो उसके बाद तुरंत एक झटका लगेगा, क्योंकि रस्सी की मजबूरी है कि वो थ्रेड के अलोंग वेलोसिटी लेने नहीं देगा, तो उसको खत्म करने की उसकी जिम्मेदारी होगी। समझ में आई बात? हाँ। उल्टा क्या? एक मिनट, नहीं ऊपर नहीं फेंक रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वो सब अलग चीजें हैं। यहाँ क्या होगा कि जैसे वो ड्रॉप होगा तो वहां हम लोग फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि होगा क्या उसका, तो रस्सी जो कंस्ट्रेंट अलाउ करेगी वो होगा। क्या हम लोग समझ गए ये बात? लेकिन याद रखना, कोई सिर्फ ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से टेंशन आ सकता है, दिख सकता है, तो आपको वहां खुद सोचना होगा कि ये इम्पल्सिव नेचर है या नहीं। तो सोचने का जो बेसिक होगा वो ये होगा कि आपको ये दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि वो इम्पल्सिव नेचर में है या नॉन इम्पल्सिव में। आपको खुद दिख जाएगा कि वहां मजबूरी है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं सेकंड फॉर नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। एक साथ देखो एक लाइन में, याद रखना मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स में समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही केस, केस बहुत सारे बन सकते हैं। मैं आपको एक पर्टिकुलर केस लेके समझा रहा हूं कि कब क्या हुआ होगा, तो आपको इस चीज को सोचने की आदत डालनी, कैसे सोचेंगे। हालांकि वो अपने आप दिख जाता है कब इम्पल्सिव है कब नहीं है। इधर देखना, मैंने इसको इधर से हिट किया किसी पार्टिकल से या कोई भी, तो आपको पता है ये हिटिंग फोर्स तो इम्पल्सिव है क्या? अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि कोई मुझे ये बताए कि इस नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, इस नॉर्मल की, ये इम्पल्सिव कि नॉन इम्पल्सिव? क्योंकि आपको पता है इस हिटिंग फोर्स से यहां एक इम्पल्स जनरेट होगा, वो चाहेगा हॉरिजॉन्टल चलाना, तो इसको क्या दिक्कत है, कहेगा जाओ, यस और नो। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती, 1 मिनट, इधर से हिट कराया, अब एक मिनट, ये हिटिंग क्या कराएगा? देखो ये हिटिंग क्या चाहेगा कि इधर से एक इम्पल्स आएगा, तो एक मिनट इधर देखो, पहले इसको भूल जाओ। तो ये इम्पल्स क्या चाहेगा कि ये इसको यूं चलाए, तो क्या सरफेस इसको नीचे जाने देगा? वो सामना करेगा पूरा। आप यहां से ऐसे हथौड़ा मारो जोर से तो भी ये नहीं टूटा है अभी। तुम लोग है ना, चीजों को मत तोड़ो, हाँ सिस्टम को समझो। तो इधर आपने ऐसे मारा जोर से, तो इसका सामना ये करेगा, तो ये किस नेचर का बनेगा? तो हियर दिस एन इज नॉन इम्पल्सिव एंड दिस एन इज इम्पल्सिव। तो आप देख रहे हो ये चॉइसेस पे डिपेंड कर रहा है, इवन मजबूरी पे डिपेंड कर रहा है कि कोई मजबूरी फंसी है कि नहीं। अगर कांटेक्ट पर कोई मजबूरी होगी तो नॉर्मल इम्पल्सिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम ऐसे घूंसा मारे तो यहाँ पर मजबूरी है, दीवार पीछे नहीं जाएगी, तो फिर मेरे हाथ पे जो फोर्स आएगा इम्पल्सिव होगा। यहाँ पर एक पर्दा लगा देते हैं, मान लो उसमें गैपिंग कर देते हैं, है ना, और फिर मैं उस पर ऐसे घूसा मारू तो हाथ अंदर जा सकता है, तो कोई इम्पल्सिव नहीं है। बात समझ में आया? तो इधर सुनो, आपका इम्पल्सिव होना क्या बताता है? ये एनडीटी लार्ज है और ये एनडीटी, और कितने लोगों को ये बात पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू म्यू एस एन होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू म्यू के एन होती है, एक ही वैल्यू होती है उसकी। तो अगर एन इम्पल्सिव होगा तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि एनडीटी लार्ज है, तो वहां म्यू एन डीटी भी लार्ज होगा, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो स्टैटिक हो। तो जब जब नॉर्मल रिएक्शन नॉन इम्पल्सिव होगा, यहां का फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव होगा। जब जब नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव होगा तब तक फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव नेचर का होगा। बात समझ में आया? तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड टेंशन, ये तीनों अपने सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट होते हैं कि ये इम्पल्सिव होंगे कि नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई? तो नॉर्मल रिएक्शन लेकिन जब इम्पल्सिव तो उसका फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव, नॉर्मल रिएक्शन जब नॉन इम्पल्सिव तो उसका फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव। तो पहले ये डायग्राम बना लो पूरा, जो ये आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको रियलाइज कराने के लिए है कि ये जरूरत के हिसाब से होते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ।
कौन सा? फर्स्ट केस में, हाँ हाँ, लेकिन ये इम्पल्सिव है ना, तो यहाँ का फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है ना, तो dt टाइम में वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और इस हिटिंग से ये मूव कर जाएगा स्लिप मार के। देखिए एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर फ्रिक्शन का समझ में नहीं आया। देखिए एक मिनट, ऑनलाइन में कुछ डाउट्स आए, मैं फटाफट बोल रहा हूँ। एक तो पिछले क्वेश्चन के लिए ये डाउट आया कि सर ये वर्क डन फर्स्ट इंपल्स का है या किसका है, तो उसमें मैंने दोनों इंपल्स लगाए थे क्या, I1 I2, तो याद रखना उसका नेट का वर्क डन है, वो किसी इंडिविजुअल की बात में नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं पता इंडिविजुअल का वर्क, अरे बात नहीं, मुझे वहां पे नहीं पता इंडिविजुअल का वर्क कितना है, मुझे ये पता है दोनों का मिला के कितना है। ठीक है क्या, पहला डाउट। दूसरा डाउट है कि सर ये जो फ्रिक्शन है इसका नहीं आया। इधर देखो, मैंने किसी चीज को, अरे बात मत करो इससे, अननेसेसरी चार लेक्चर की चीज 10 लेक्चर में जाएगी, आप लोग उसको भी तो समझो। तो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, मुझे ये बताइए फ्रिक्शन मतलब सिंपल है, किसी चीज को इंपल्सिव कब कहा, जब उसका एफडीटी लार्ज हो। तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के पास एट मैक्स कितनी वैल्यू होती है, म्यू एस एन। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम इंपल्स कोई कैलकुलेट करने के लिए कहे तो वो म्यू एस एन डी टी होगा। तो अगर आपका एन डी टी लार्ज है तो म्यू एस एन डी टी भी लार्ज होगा। तो जब जब नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव तब तब फ्रिक्शन भी इंपल्सिव। और अगर आपका इधर एन नॉन इंपल्सिव है तो आप कह रहे हो कि सर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं एनडीटी को, तो फिर म्यू से ही तो मल्टीप्लाई होगा। म्यू कुछ दिया होगा आपको 0.1 0.2 जो भी दिया होगा। जब एनडीटी नेग्लिजिबल है तो उसका म्यू एनडीटी भी नेग्लिजिबल। तो इसको बिल्कुल मैथमेटिकली देखो, तो आपको किसको ढूंढ के निकालना है कि नॉर्मल इंपल्सिव है या नहीं है। अगर नॉर्मल इंपल्सिव है, नहीं, तो नॉर्मल इंपल्सिव है, जब जब नॉर्मल इंपल्सिव होगा तब तब फ्रिक्शन भी। क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कोलिजन पे जाना है। हाँ दोबारा बोलो। मैं ये कह रहा हूं, आप एक मिनट, इंपल्सिव फोर्स किसके परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल के। इधर देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर इंपल्सिव हीटिंग अगर आप कर रहे हो, अच्छा आप अपोजिट कहना चाह रहे हो, तो एक बात बताइए, अगर इस नॉर्मल के अपोजिट आपको इंपल्स देते हैं तो डेफिनेटली नॉर्मल को मजबूरी होगी होगी फ्रिक्शन। हाँ होगा, देखो जब जब नॉर्मल इंपल्सिव तब तब फ्रिक्शन इंपल्सिव, स्टेटमेंट लिखो, नहीं तो तुम लोग बार बार भूलोगे ये बात। म्यू के नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये बोलो। काइनेटिक फ्रिक्शन तब होगा जब एन एन क्या होगा आपका, इंपल्सिव। तो म्यू, एक मिनट खड़े हो जाओ, क्या कहना चाह रहे हो यार, ये बात नहीं, पहले तो बात नहीं, किसी और का डाउट वो आपको हेल्प कर सकता है, हो सकता है वो डाउट आपको एग्जाम में आए, वो आपको क्लियर करवा रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ लग जाएगा, ठीक है लग गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, जो हमारा फ्रिक्शन है जब वो लग रहा होगा ना, तो क्या होगा कि अगर बॉडी में स्लिपिंग पहले से नहीं है तब तो स्टैटिक लगेगा, और अगर स्लिपिंग ऑलरेडी है तो काइनेटिक लगेगा, ये बात तो समझते हो। और स्टैटिक फ्रिक्शन के पास म्यू एन डी टी, म्यू एस एन डी टी अवेलेबल है, ये बात समझते हो। तो फ्रिक्शन में आपने एक बात पढ़ी थी कि अगर वो चीज इतनी सफिशिएंट है कि उसको चलने ना दे तो उसको मूव करने नहीं देगा। तो अगर मान लो सामने से कोई ऐसा इंपल्स आया जो म्यू एस एन डी टी से छोटा था, तो म्यू एस एन डी टी उसका सामना करके रोक देगा। अगर हॉरिजॉन्टल में हम बात करें कि मान लीजिए एक बॉडी रुकी हुई है और आप उसको एक इंपल्स दे रहे हो कि भाई वो म्यू एस एन डी टी है ना, तो वो उसका सामना करके उसको स्लिप होने
नहीं देगा तो उधर वो इंपल्स चेक करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन चेक करेगा, म्यू एस एन इंटू डी टी, मेरे पास क्या इतना है कि मैं उसको रोक लूं, तो स्लिप होने नहीं देगा। और लेकिन अगर स्लिपिंग हो रही होगी तब कौन सा लगेगा, तो आप इन दोनों को एक साथ मर्ज मत करवाओ। तो या तो स्लिपिंग हो जाएगी तो कौन सा लगेगा, काइनेटिक, और या फिर स्टैटिक। तो स्टैटिक के पास बहुत सारी वैल्यूज है, वो उसके साथ चीजों को कंट्रोल में ले आएगा। बात समझ गए। और अगर स्टैटिक के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही तो फिर वो जाने देगा, फिर जाने देगा तो फिर आप म्यू के एनडीटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि वहां पर स्लिपिंग हो गई है, और स्लिपिंग हो गई है तो क्या होगा, वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, पहले स्टेटमेंट लिखो, व्हेन एवर द नॉर्मल रिएक्शन इज इम्पल्सिव, व्हेन एवर the normal reaction is impulsive, whenever the normal reaction is impulsive, then हाँ यार, then और क्या बोल रहा हूं मैं, then फ्रिक्शन, फिजिक्स में हर बात पे हंसोगे तो फिजिक्स दिमाग से निकल जाएगी, ये मैं बता रहा हूं। हाँ, then friction will also be impulsive। पहले मैंने impulsive बोला है ना, तो when normal reaction is impulsive, friction will also be impulsive। अगले लाइन में लिखो, if normal reaction is non-impulsive, then friction is also non-impulsive। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो, मैंने पूरी लाइन बोल दी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक कंडीशन है, ये एक पुली है, उससे इधर मेरे पास एक 2m मास हैंग्ड है, एक इधर भी 2m मास हैंग्ड है। ओके, दिस सिस्टम एट रेस्ट, देखो एक बुलेट है, इसकी जस्ट बिफोर हिटिंग इसकी वेलोसिटी v नॉट है, इसका मास m है, और जस्ट बिफोर हिटिंग, अब ध्यान देना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एकदम से कॉम्प्लिकेटेड दे दिया मैंने। तो जस्ट बिफोर हिटिंग बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, v नॉट नीचे की तरफ, और उधर 2m हैंग्ड है। ठीक है, ओके, लिखो यहां पे कि लिखो द बुलेट gets attached with 2m after hit, the bullet gets attached with 2m after hit। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। तो लिखो फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2m block, find out the final velocity of 2m block and 2m plus bullet system just after hit, 2m plus bullet system just after hit। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारी बातें सोचनी है, तो ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आएंगी। पहले एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन में, प्रतीक ने कुछ लिखा है, तो उसका आंसर नो है बेटा, जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, इसने लिखा है सर फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज इम्पल्सिव।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। मैंने कहा कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइम में एफडीटी लार्ज रखते हैं, वो इंपल्सिव फोर्स होते हैं। फिर उसमें एक लाइन लिखा है उसने कि सर फोर्स अप्लाइड फॉर लॉन्ग टाइम इज मोमेंटम। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपने लिखा है उसका कोई मीनिंग नहीं। मैंने क्या बोला ये सुन लो, इंपल्सिव फोर्स का एफडीटी लार्ज होता है, नॉन इंपल्सिव का एफडीटी नेग्लिजिबल होता है, और किसी पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का इंपल्स उसका चेंज इन मोमेंटम होता है। ये होता है पूरा एनालिसिस। पहले दिन से आप पढ़ रहे हैं तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे सीखो, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करो। तो ये 2m है। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों को दिखता है इस रस्सी को एक मजबूरी फंसेगी अभी? जैसे आप इसको हिट करोगे तो ये इधर से नहीं, इधर से ये नीचे जाना चाहेगा, तो उधर से वो 2m को साथ खींचेगा। तो टेंशन इंपल्सिव नेचर का है, ठीक है। अच्छा टेंशन इंपल्सिव नेचर का है तो क्या कहते हैं, 2m पे एक इंपल्स लगा इस पे, यस और नो? अच्छा इधर 2m वाले पे दो इंपल्स लगे हैं, एक टेंशन और एक हिटिंग फोर्स, और बुलेट पे एक लगा है हिटिंग वाला, है ना? तो ऐसा करते हैं, अगर मैं इन तीनों को अलग अलग देखूंगा तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आता है कि अगर मैं बुलेट प्लस 2m को एक सिस्टम मान लू तो उनका आपसे हिट वाला इंटरनल हो जाएगा? तो आपको पता है इंटरनल इंपल्स को तो हम हटा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के मोमेंटम चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल तो एक्सटर्नल होता है। तो अगर मैं बुलेट प्लस 2m को एक सिस्टम मान लू तो टेंशन का इंपल्स एक्सटर्नल होगा बस, तो उसी से इस सिस्टम का मोमेंटम में चेंज आएगा। और अगर किसी को हिटिंग का इंपल्स चाहिए ना, तो फिर किसी एक पर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे हम। तो पहले मैं इसको एक सिस्टम मान लेता हूं, ठीक है, ताकि क्या हो, वो एक्शन रिएक्शन पेयर तो कटना ही है, तो उसकी कोई दिक्कत। तो मुझे बताइए फाइनल सिचुएशन एज पर कंस्टेंट क्या होगा, ये रस्सी डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा ये बताता हूं। इसमें बुलेट धंस गया और इधर ये 2m आपका, पहले ये दोनों रेस्ट पर थे, बुलेट आ रहा था V0 से, तो हमने कहा कि इसके जाने की वजह से जो टेंशन का इंपल्स आया ना, उसके झटके से ये ऊपर उठेगा, ये नीचे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v है, तो इसकी भी v होगी। दिस इज एज पर कंस्टेंट। स्ट्रिंग डिसाइड कर रहा है इसको कि इन दोनों को अलग अलग वेलोसिटी पे, इधर ये जितने से जाना चाहेगा इतने से इसको उठा लेगा, सेम वेलोसिटी पे ले आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब मुझे पता चला कि यहां से यहां तक आने की जिम्मेदारी, इस सिस्टम पर बात करें, बुलेट प्लस ब्लॉक, इस पर यहां पर एक टीडीटी आया है, यस और नो? और यहां पर भी एक टीडीटी आया है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं इन तीनों को एज अ सिस्टम में टेंशन को उड़ा दूं? नहीं ले सकते। अगर मैं तीनों को एक सिस्टम मानूंगा तो भी टीडीटी दोनों ऊपर हैं, तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो देखो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं ऑन 2m, और इधर आप देखना मैं अलग से डायग्राम भी दिखाऊंगा 2m का। 2m का अलग से डायग्राम क्या है, 2m वाज इनिशियली एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में 2m एकदम से ऊपर की तरफ वेलोसिटी एक्वायर कर गया, कितनी? v। और ऐसा करने के लिए इस पर एक लगा है इंपल्स, इवन एक नहीं है, तो दो, 2mg dt भी है तो दो, tdt भी है और 2mg dt। अब ध्यान रखना यहाँ अप्रोक्सीमेशन है, तो जिसको पता नहीं है वो एग्जाम में नहीं सोच सकता कि क्या हो रहा है, वो तो ये सोचेगा सर mg भी तो है, लेकिन mg यहाँ क्या होगा, tdt के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट। तो 2mg dt भी है लेकिन दैट इज नेग्लेक्ट। दैट मीन्स योर इक्वेशन इज इंपल्स इक्वल्स टू p फाइनल। एक मिनट, इसके लिए आप क्या करो, किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लो, आई हैव टेकन अपवर्ड एज पॉजिटिव। हाउ मच इज द इंपल्स? t dt, mg dt उड़ गया, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2mv माइनस 0, इक्वेशन 1। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ सेकंड, योर सिस्टम इज बुलेट प्लस 2m एज अ सिस्टम, ताकि इनके बीच का इंपल्स क्या मान लिया जाए, इंटरनल, क्योंकि वो दोनों पे एक्शन रिएक्शन होगा। तो इधर देखो, ये बुलेट, ये 2m आपका, ये बुलेट हैव वेलोसिटी इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड। हाउ मच? v0, इसका मास m, और देखो ये इसमें धस गया, इसकी वेलोसिटी इधर v आ गई। एक मिनट, इसको मैं एक सिस्टम मान रहा हूं ना, तो इसको
चेंज करने के लिए टीडीटी रेस्पॉन्सिबल है? बताइए। अभी यहां भी है 3mg dt, 2mg ब्लॉक पे और mg बुलेट पे। 3mg dt हैज बीन नेग्लेक्टेड, 3mg dt हैज बीन नेग्लेक्टेड। ओके, अच्छा इसके ऊपर अपने ऊपर एक इंपल्स है कोलिजन का, इसके ऊपर भी है, लेकिन क्या इस सिस्टम के लिए इंटरनल है? तो सिस्टम के मोमेंटम चेंज के लिए उसकी कोई कैलकुलेशन? हाँ, अगर आप मुझे बुलेट पे कहोगे तो बुलेट पे एक अकेला ही फोर्स है, हिटिंग वाला, हिट करके जो अटैच होगा। तो अगर बुलेट पे इंपल्स चाहिए और इस 2m पे चाहिए हिटिंग वाला, तो इनको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक साथ ले लिया। एक साथ लेने पे मुझे बताइए व्हाट इज द इक्वेशन? इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस, लेकिन इस बार आप समझ गए क्या कि ये सिस्टम है, एक अकेला नहीं है। तो ये दोनों 2 पार्टिकल सिस्टम है, उनको उठा रहे हैं हम। तो मुझे बताइए पहला इंपल्स ऊपर की तरफ है, तो मैं ऊपर प्लस मानूं कि नीचे? मैं नीचे मान रहा हूं क्योंकि मुझे ये 2 टर्म लिखनी होगी ना, तो मैंने इनको प्लस ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए इंपल्स कितना? माइनस टी डी टी। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम प्लस 3mv माइनस, माइनस नहीं सिस्टम का है ना, तो एक तो है 0 प्लस mv नॉट, यस और नो? तो योर माइनस टी डी टी that is equals to 3mv minus mv naught. This is equation number 2 and this is equation number 1. ये 2 इक्वेशन लिख दी मैंने। अगर हम बुलेट को अलग डील करते, 2m को अलग डील करते, तो 2 इक्वेशन और आती। समझ गए क्या? इसलिए उसको सिस्टम मान लिया और इंटरनल उड़ा दिया, एक्सटर्नल लेकिन नहीं उड़ा सकते। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है, यस और नो? इन दोनों को ऐड कर दूं? क्या आएगा ऐड करने पे? इधर तो आएगा 0, इधर आएगा 3mv प्लस 2mv माइनस mv नॉट एंड योर v इज फाइनली v नॉट बाय 5। अरे समझ में आया क्या? तो ये v नॉट बाय 5 आ गया किसका? इसकी वेलोसिटी भी नीचे की ओर कितनी? v नॉट बाय 5। इतना गुस्से में क्यों बैठे हो? और इधर ऊपर की तरफ v, इधर v कितना आया? v नॉट बाय 5। देखो एक स्टूडेंट ने पूछा सर पहले वाले 2m में टेंशन तो रजिस्ट कर नहीं रहा, तो इंपल्सिव कैसे हो गया? एक बात बताइए, पहला वाला 2m नीचे जाना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि जो रस्सी की लेंथ है वो उसको फ्रीली नीचे जाने से रोक रहा है? उसको 2m को साथ लेके चलना पड़ेगा, और 2m को साथ लेके चलना पड़ेगा तो 2m को उसके साथ आना पड़ेगा तेजी से, तो इसलिए उसको इंपल्सिव बना देगा वो। समझ गए क्या? हाँ, सिस्टम का इनिशियल देखो, सिस्टम का फाइनल है 3mv दिख रहा है तीनों एक साथ। इनिशियली 2m रेस्ट पे था और बुलेट आ रहा था नीचे mv नॉट से, ठीक है? सिस्टम लिया ना उसको, सिस्टम में नहीं था से मतलब ये थोड़ी होता किसी के साथ जुड़ जाए। आप किसको किसको कंसीडर कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है। जैसे जब हमने मोमेंटम निकालने में आधा रॉड लिया था तो आधा रॉड सिस्टम था, पूरा रॉड लिया तो पूरा रॉड सिस्टम। अभी इन दोनों को एक सिस्टम माना है। हाँ, टेस्ट में इंपल्स तो नहीं आएगा शायद, सिलेबस में इंपल्स लिखा हुआ है, इंपल्स भी लिखा है नहीं अभी वाले में 19 वाले में। पहले अभी इधर देखो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसको पहले नोट करो, अभी एक क्वेश्चन और करना है मुझे। तो देखो किसी को ये दिक्कत तो नहीं आ रही कि ये टेंशन इंपल्सिव कैसे है? ठीक है, आप हिट करके देखो, आपको लगे ना, आपको कुछ सोचने में दिक्कत आए ना, आप वहां पे हथौड़ा लेके बैठ जाओ और ऐसे 1 मिनट मार के देखो, जैसे इधर मारोगे वो झटके से यूं होगा। क्यों होगा ऐसे? क्यों होगा? क्योंकि ये इंपल्सिवली नीचे जाना चाहता है, तो टेंशन उसको रजिस्ट कर रहा है, तो उधर वाले को सपोर्ट भी कर रहा है, वरना वो दोनों अगर एक साथ नहीं आए तो स्ट्रिंग की थ्योरी फेल। यानी इसका मतलब स्ट्रिंग
अभी बताते, पहले ये नोट कर लिया। हाथ एकदम तेजी से चलाओ तुम लोग। पहले ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें कोई आपसे पूछे टेंशन का इंपल्स कितना है, तो इस फॉर्मूले में डाल दो या यहां डाल दो। टेंशन ने कितना इंपल्स दिया, उसका मैग्नीट्यूड कितना, टी डी टी इक्वल टू, यहां फॉर्मूले में कितना है, 2mv एंड 2m v0/5। कोई टॉपिक को सीखने के बाद फिर रफ्तार बढ़नी चाहिए अपनी एकदम, ठीक है। जितना क्लैरिफिकेशन लेना था आपने ले लिया, अब तेजी से। यहाँ टेंशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा इसी बुलेट को नीचे से हिट करते तो टेंशन इंपल्सिव, पता है क्या होता, इधर वाले दोनों उड़ जाते और 2m रेस्ट पे रहता उस मोमेंट पे। रेस्ट पे रहने का मतलब उस मोमेंट पे, बाद में फ्री फॉल करता रहेगा अपना, क्योंकि रस्सी स्लैक हो जाएगी, इधर वाला उड़ जाएगा। आप ऐसे सोचो ना, ये ब्लॉक इधर है, ये ब्लॉक इधर है, बांधा हुआ है आपने, आप इसको ऐसे उछाल दो तेजी से, तो ये वाला उछल जाएगा ऊपर। रस्सी स्लैक, एक मिनट, रस्सी स्लैक, तो रस्सी स्लैक का मतलब क्या हुआ, इधर वाला फ्री फॉल करेगा, तो इधर वाली उस मोमेंट पर तो जीरो वेलोसिटी पे है, तो यहां पर दोनों एक साथ v वेलोसिटी पे आ गए। लेकिन इस बुलेट को मैंने नीचे से हिट किया होता तो इतना समझ में आया क्या? बता रहा हूं मैं, आपका डाउट बता रहा हूं, घबराओ मत। पहले नोट करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करो, हर बात का जवाब है। इवन अब आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि कुछ डाउट आया तो क्या आप उसको खुद भी रिजॉल्व कर सकते हो क्या। तो एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि ये जो बुलेट है, आप मेरे से पूछ रहे हो कि बुलेट पे जो इंपल्स लगा है उसकी बात करो आप। कितने लोगों को दिख रहा है कि बुलेट का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपके पास है? कितना इनिशियल मोमेंटम, mv0 नीचे, बुलेट का फाइनल मोमेंटम m इंटू वी नीचे, v कितना है? इस चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो जो बुलेट पे इंपल्स लगा है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर बुलेट वाले फोर्स का इंपल्स चाहिए तो इधर को, अगर हम ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो दो इंपल्स हैं ब्लॉक पे, टेंशन वाला और नॉर्मल वाला, मतलब हीटिंग वाला। तो इसके बुलेट को अकेला सेलेक्ट कर लेते हैं, बुलेट पे तो एक ही इंपल्स है, किसका, नॉर्मल वाला और हीटिंग वाला, और एमजी तो नेग्लेक्ट होगा। तो जो आपने सवाल पूछा कि सर इनके हीटिंग का इंपल्स अलग अलग कैसे करें, तो देखो मैं सिर्फ बुलेट को देख रहा हूं, माई बुलेट इज हैविंग वेलोसिटी डाउनवर्ड v0। एक मिनट, फाइनली जब वो उस सिस्टम के साथ हो गया तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है v0/5। कितने लोगों को दिखा कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया? तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कोई तो है, तो मैंने मान लिया इसके ऊपर एनडीटी ऊपर है। अब आप कहोगे कि सर ऊपर क्यों माने, नीचे भी मान सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, अपने आप वो वैल्यू नेगेटिव निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात? तो इवन आप उसको कुछ एनडीटी या कुछ भी मत बोलो, आप तो ये बोलो इस पे इंपल्स कितना है। आपने कहा कि सर उस पे कोई आई इंपल्स लग रहा है, तो बताइए इस पे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है, इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस, ओके आई एम टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव। डाउनवर्ड इसलिए लिया क्योंकि दो टर्म है ना, तो दिमाग ना लगाना पड़े ज्यादा। तो इंपल्स इज -i, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv0/5 minus of m into v0, that impulse 4m v0/5 with negative negative cancel out, तो यानी मैंने i ऊपर माना है, that is 4m v0/5। क्या कहते हो, इंपल्स आ गया? तो अगर ये इंपल्स बुलेट पे ऊपर है तो इतना ही हीटिंग का इंपल्स 2m पर नीचे है। समझ में आया? आप चाहो तो 2m को एनालाइज करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि टीडीटी आपके पास आ चुका है, 2m का चेंज इन मोमेंटम आपको मालूम है, और उस पे दो इंपल्स हैं, एक टीडीटी और एक ये वाला। क्लियर? प्रतीक आप अपनी तरफ से थ्योरी बना बना के मेरे से मत पूछो, अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इधर एक थ्योरी आ गई है कि सर वर्क डन इक्वल्स टू इंपल्स इनटू वेलोसिटी।
अगर नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं आपको हाइड करता, वो बात बताता ना ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ। तो देखो मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, अरे यार मुझे तो सुनो पहले, मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि अगर इंपल्स का वर्क डन निकालना है तो डेल्टा के करेंगे, किसी केस में आ जाए किसी केस में ना आए, इस तरह से, क्योंकि इंपल्स एक ही नहीं है, इंपल्स तो बहुत सारे लगते हैं और वो चेंज इन मोमेंटम लाते हैं। ये है बेसिक। वर्क डन कितना आएगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और अपनी तरफ से कोई भी थ्योरी डेवलप मत करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अच्छा, इसी क्वेश्चन में इस बुलेट को रिवर्स हिट कर देते हैं। बिल्कुल आया होगा, पुली पे इंपल्स आया होगा, और इसको संभालने के लिए यहां से इंपल्स आया होगा छत से, समझ में आया? और ये थ्रेड जो है ये भी इंपल्सिव फोर्स दे देगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने दो मेरे को, रिसर्च हो गई है पूरी। देन वी आर गोइंग फॉर दिस। इधर देखो 2m, अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब अपने आप सोचो क्या हो रहा है। ये बुलेट हिट कर रहा है ऊपर विथ सम वेलोसिटी v नॉट, इसका मास m, ये दोनों रेस्ट पर हैं। एक मिनट इधर देखो, नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन स्टार्ट करेंगे। इसको ऊपर हिट किया, पहले बताओ टेंशन इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव? आप इसको ऐसे सोचना कि आपने ऐसे 2m को यू मार रहे हो, उड़ जाएगा ऊपर, तो उड़ जाएगा तो टेंशन की कोई जिम्मेदारी। अच्छा अब आप लोगों को क्या लगेगा पता है, जैसे ही उड़ेगा सर ये भी तो नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, अंडर ग्रेविटी फिर इसको लेके जाया जाएगा, तो टेंशन का काम खत्म। तो इधर देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पिछले क्वेश्चन को आपने अपने हिसाब से सॉल्व किया, आपको पता था कि वो इंपल्सिव बनेगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपसे ऐसा। तो इसकी वेलोसिटी रिमेन जीरो एंड बुलेट प्लस इसका मास m, इसका मास 2m, और एक मिनट इधर वेलोसिटी v। इधर देखो, इधर 2m और इधर क्या कहते हो वर्टिकल में mgdt तो नेग्लिजिबल है, और टेंशन भी अगर है हालांकि वो तुरंत जीरो होने वाला है, स्लैक होने वाला है, तो टेंशन का कोई इंपल्स है नहीं, mgdt है लेकिन वो नॉन इंपल्सिव है, तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग द मोमेंटम विल बी कंजर्व, m into v naught plus 0 equals to 3m v, the value of v is v naught by 3। पता है इसके बाद क्या होगा, अगर आप पूरा मोशन देखना चाहें इस पे, अगर मैं कोई टफ प्रॉब्लम बनाना चाहूं तो ये दोनों मिलके पहले ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर एक टाइम आएगा थोड़ी देर बाद जब वापस ये स्ट्रिंग टाइट होगी। समझ में आई बात? हालांकि बहुत टिपिकल हो जाएगा वो। अब वो आपको सोचना है, एनएलएम में पढ़ा हुआ है आपने, इधर ये स्लैक होके अंडर ग्रेविटी जाएगा, ये स्लैक होके नीचे जाएगा, बेटा जब मैं कुछ समझाऊं उस समय बहुत ध्यान से सुनो, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं उन सबको मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी इंपल्स है वो नेग्लिजिबल है। समझ में आई बात? चलो एक कंडीशन पे और बात करते हैं। ओके, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता, ठीक है, और ये बुलेट ऐसे हिट करते, ऐसा क्वेश्चन एक शीट में आएगा, मैंने उसको पूरा आपको समझा दिया कैसे कर सकते हैं। ये लोग बाहर क्यों खड़े हैं? तो क्लास तो 7:20 पे है, अभी तो पहली क्लास, तो अभी बेल तो लगने दो। हाँ लग गई क्या? अच्छा बेल लग गई। अच्छा इधर देखो, ये इधर, एक मिनट,
एक मिनट, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं, एक लाइन में, इवन मैं करूंगा भी नहीं सॉल्व। ये स्प्रिंग फोर्स है क्या? जब ये बुलेट हिट करेगा ना, तब भी ये नॉन इम्पल्सिव ही रहेगा, क्योंकि थ्रेड स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। यहाँ कोई मजबूरी नहीं है ये इसके साथ जाए, क्योंकि ये अगर झटके से नीचे जाना चाहता है तो स्प्रिंग कहेगा मेरे पास एक्सटेंशन है, तो यहाँ नॉन इम्पल्सिव है, यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, सिस्टम का नहीं इसका। और वो तो कंजर्व है, जीरो का जीरो बना है। अरे इधर सुनो, इसकी वेलोसिटी तो जीरो की जीरो ही बनी रहेगी जस्ट आफ्टर, लेकिन ये दोनों नीचे चले जाएंगे, इनका मोमेंटम कंजर्व है, नॉन इम्पल्सिव है, टेंशन इस केस में। तो देखो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है, शीट 2। हाँ टेस्ट के लिए पढ़ना है, तो क्लास अपनी थोड़ी लेट ही आएगी शायद, क्या पता कब आएगी मुझे याद नहीं है। अगले वीक ये चैप्टर फिनिश। बेटा उसके बाद की प्लानिंग मेरे पास अभी है नहीं, एक मिनट। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।